बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू को लेके आप दोस्तों की खिदमत में हाज़िर हुए हैं, इस मौजू पे हमारे यहाँ आजकल ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, और अगर बात स्क्रीन के उस तरफ हो रही है तो फिर ज़ाहिर सी बात है स्क्रीन के इस तरफ भी उसे होना है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो हमारी ये जो नई हुकूमत है, इसको 100 दिन तकरीबन पूरे होने वाले, और इन 100 दिनों की जो कारकर्दगी है उसके हवाले से मुख्तलिफ़ किस्म की राय मुख्तलिफ़ लोगों से सुनने को मिल रही है। कुछ लोग इससे खुश हैं, कुछ बहुत नाराज़ हैं, और कुछ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि 100 दिन क्या होते हैं, 100 दिन तो बहुत कम हैं, जितने बुरे हालात हैं इससे ज़्यादा चाहिए। कुछ लोगों का ये कहना है कि अगर ठीक है हालात वाकई ऐसे हैं तो फिर अपने मुंह से 100 दिन की जो एक मुद्दत है वो क्यों मांगी गई, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें। कुछ लोगों को ये इख्तलाफात हैं कि यू टर्न वाली जो पॉलिसी है ये क्यों अपनाई गई। कुछ लोगों को ये बड़े इख्तलाफात हैं जो कि खुश नहीं है उन लोगों की राय के मुताबिक कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, पेट्रोल, गैस और हर चीज़ की कीमतों में इजाफ़ा हो चुका है। कारोबारी हजरात जो हैं वो कहते हैं कि कारोबार में कमी आई है। तो ये बहुत सारी मुख्तलिफ़ लोगों की राय जो है वो आज हम लेके उसके बारे में बात करेंगे कि आखिर हमें कहाँ फ़ायदा हुआ, कहाँ इस हुकूमत के आने से या इस एक्सपेक्टेड तब्दीली से नुकसान हुआ। और रही बात गैर मुल्की ताल्लुकात की, तो वो ताल्लुकात जो हैं वो तो इन 100 दिनों में बेहतर हुए नज़र आते हैं, और उसके साथ साथ इंडिया के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं उनकी बेहतरी के लिए एक बहुत ही बेहतरीन किस्म का बीज भी बोया गया। और यू टर्न का लफ्ज़ जो है ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, सियासतदान इसको इस्तेमाल कर रहे हैं बहुत ज़्यादा पॉइंट स्कोरिंग के लिए भी, और भी बहुत सी जगहों पे आप सब जानते हैं। तो इसी हवाले से आज हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। आप भी अपनी राय वो अपने हमारे प्रोग्राम में ज़रूर दीजिएगा। कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345, 0 है 1 है 1 सॉरी 0213512345, ये हमारा नंबर है। इस पर आप रब्ता कीजिए और अपनी राय से हमें आगाह कीजिए। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं ये बेसिकली एंकर पर्सन भी हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न पे हमें मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए नज़र आते हैं। तज्ज़ियाकार हैं जनाब नदीम मौलवी साहब, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फ़हीम, आपने मुझे बुलाया और इतना अच्छा तारुफ़ कराया मेरा। क्या बात है आपकी, आपको नहीं बुलाएंगे तो और किसको बुलाएंगे? अच्छा नदीम साहब, आप क्या कहते हैं कि इस वक्त 100 दिन की जो कारकर्दगी है वो आपकी क्या राय है? क्योंकि अभी खान साहब की एक स्पीच एक्सपेक्ट कर रहे हैं सारे कि वो बताएंगे इस दफ़ा कि हमने 100 दिनों में ये किया वो किया वो किया, तो दिखाने की हद तक, बताने की हद तक तो बहुत कुछ होगा आई एम श्योर। जिस तरह के पिछली गवर्नमेंट्स जो हैं, आज अगर नून लीग के बारे से पूछ लें, आज आप पीपल्स पार्टी से पूछ लें, तो लंबी लंबी लिस्ट हैं कि हमने ये काम किए हैं। उतनी ही लंबी लिस्ट है कि यहाँ से भी आने वाली है। अवाम वो खुश नहीं है। उसकी वजह हकीकत जो है ना सही तरह डिफ़ाइन नहीं की जाती है। लेकिन जो 100 दिन का एजेंडा था, लोगों ने पॉइंटर्स बना के उस पॉइंट के बारे में डिस्कशन शुरू कर दिया, पर 100 दिन के एजेंडा से पहले जो स्पीच थी इमरान खान साहब की, उसके ऊपर गौर नहीं किया। यानी कहते हैं ना कि आप पहले बिस्मिल्लाह पे गौर करें, फिर आगे की चीज़ों के बारे में आप सोचें। इमरान खान साहब ने वाज़े तौर पे स्पीच में ये कहा था, 100 डेज़ की जो प्लान थे, उन्होंने कहा था आइडियोलॉजी।
मैं आइडियोलॉजी, मेरी ये आइडियोलॉजी मेरी सियासत की, मेरे पार्टी की आपको नज़र आएगी, मेरी सोच। और उन्होंने कहा था कि सोच क्या है, वेलफेयर स्टेट, मतलब अवाम के लिए हुकूमत और अवाम की बेहतरी के लिए मैं काम करूंगा, यानी कि दुनिया भर में जैसे वेलफेयर स्टेट होते हैं। अब आइए एक नज़र डालते हैं कि अब काम क्या किया। काम क्या किया ये हम बताएंगे, उससे पहले हम भी एक छोटा सा काम करना चाहते हैं। वो छोटा सा काम ये है कि हमें एक ब्रेक लेनी है, तो एक ब्रेक से वापस आ रहे हैं जनाब, तो बात करते हैं इसी हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के 100 दिन के हवाले से और उसके साथ साथ यू टर्न के हवाले से, ये अपने फ़ैसलों और कही हुई बातों से फिरने के हवाले से बात कर रहे हैं हम। हमारे साथ मेहमानों में मौजूद हैं नदीम मौलवी साहब, जो कि तजियाकार हैं और एंकर पर्सन भी हैं, और अभी हमें ज्वाइन किया है खालिद ख़ान साहब ने, जो कि तजियाकार है। हम आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब, ठीक ठाक हैं आप? ओके जी। अच्छा, तो आप बात कर रहे थे कारकर्दगी की, कि हम बात करेंगे कि 100 दिनों में किया क्या है, ज़रा गिनवाएं हमें। अब देखें, कारकर्दगी के लिए हर चीज़ के लिए वक्त लगता है, और क्या क्या किया अब उसको मैं डिफ़ाइन करता हूँ। ठीक है। 100 दिन कहने से पहले उन्होंने एक बात कही थी कि हमारे यहाँ बिजली सस्ती आज तक इसलिए नहीं हुई है इतने सालों में, क्योंकि जितने भी पावर प्लांट लगे हैं पिछले दौर में या 1947 से, हम डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड कोल पे और इम्पोर्टेड फ्यूल ऑयल पे, यानी कि हम जो तेल बाहर मुल्कों से लेते हैं उससे हमारे पावर प्लांट चलते हैं। ठीक है, ठीक है जी। और इमरान खान साहब ने अपने 100 दिन के एजेंडा में रखा था, इसको बेहतर करने के लिए हम पानी से बिजली बनाएंगे। अब पानी से बिजली बनाने के लिए डैम की ज़रूरत है, यहाँ तो हमारे पास पीने को पानी नहीं है। ठीक है, अब वो डैम जो है वो एक दिन में नहीं बन रहा। चीफ जस्टिस साहब सारी दुनिया में अवेयरनेस डाल रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट की बात की थी, एक दिन में दरख्त नहीं लगते ना, दरख्त पौधा लगाते हैं फिर, पर बात यह है कि 100 दिन के अंदर किया क्या, पौधा लगाया। हाँ, अच्छा। हम बात करें पौधा किस चीज़ का, किसी भी चीज़ का। हम बात करेंगे इंटरनेशनल रिलेशनशिप की। आज तक मुशर्रफ दौर में किसी की हिम्मत थी कि अमेरिका को कुछ कह सके? वहाँ पे चाहे हमारे शहीद सियाचिन में हुए, ठीक है, किस वजह से हुए थे? क्योंकि हमारे पास वो वक्त नहीं था कि कहे कि जी हमने ये डिसीजन ले लिया है एंड वी विल स्टैंड फॉर इट। सही, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, आज उसी अमेरिका को जवाब दिया जाता है जिसके लिए आप सोच नहीं सकते। इसमें ये कारकर्दगी में इसको शामिल करूंगा ताकि उससे ये आपकी रिस्पेक्ट पैदा होगी। वहाँ पेंटागन से जवाब आता है कि हमारे प्रेसिडेंट ने इस मतलब में नहीं कहा। ठीक है, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हुए हैं और आपने पॉलिसीज़ अपनी बेहतर की हैं। ओके, ठीक है। अवामी सतह पे खालिद साहब क्या कहते हैं कि अवाम के साथ जो ताल्लुकात हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, क्या वो पहले से बेहतर हुआ है ताल्लुक? क्योंकि ये वो अवाम है जिन्होंने बड़ा भरोसा करके इनको इक़्तिदार में लाए हैं ये लोग, ठीक है, अक्सरियत से आए हैं ना। क्या अवाम खुश हैं आज इस वक्त? अगर इसी वक्त अगर इलेक्शंस करवाए जाएं या दोबारा से इंतखाबात हों तो इतने ही लोग इन्हें दोबारा वोट दें, इस वक्त की सूरत हाल बताइए। पहली बात तो ये कि 90 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर जो अमेरिका के सदर के बयान दिया गया वो शामिल नहीं है। मतलब उसको तो निकाल देना कि वो बयान शामिल नहीं है उसके अंदर। 100 दिन के अंदर, 100 दिन के अंदर जो चीज़ें शामिल हैं उसके अंदर इख्तियारात की मुंतकली थी निचली सतह पे। वज़ीर आज़म का पाबंदी थी कि उन्होंने खुद लगाई थी कि 3 माह वो दौरा नहीं करेंगे, 6 दौरे कर चुके हैं वो। ठीक है, यही था कि बलूचिस्तान के अंदर वो जो है कि इसका मफाहमत, सियासी मफाहमत का रास्ता इख्तियार करें। ये वो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ।
पंजाब के लिए उन्होंने प्रोटोकॉल के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें हैं, प्रोटोकॉल के हवाले से ठीक है, उसके अंदर वो उसके बेहतरी लाएंगे और जो है कि इसका स्पेशल जहाज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे जी। ये उनकी 100 दिन की पॉलिसी का हिस्सा था। यही था कि पंजाब के अंदर वो जो है कि इसका पंजरूई पंजाब का सूबा बना दिया जाएगा। मतलब ये बेशुमार नुकात हैं, वो बता रहा हूँ जो आप कह रहे हैं ना कि अवाम को निचली सतह पे लाने के लिए जो नुकात थे, इसमें से कोई नुकात पूरे नहीं हुए हैं, बल्कि यहाँ तक हुआ है कि बिल्कुल उसका उल्टा हुआ है। यानी आपके जो वजीर हैं इसके नशोशात के जो है मीडिया के सेल के इंचार्ज फवाद साहब जी, तो उन्होंने तो बाकायदा थ्रेट किया है कि हम जो कह रहे हैं हमारी पॉलिसी चलेगी, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कह रहे हैं कि ये चलेगा, ब्यूरोक्रेट को और इन लोगों को हमारी बात माननी पड़ेगी। जबकि इन्होंने कहा था कि हम इंतज़ामिया को और जो पुलिस है उसको आज़ाद करेंगे, वो आज़ाद होगी काम करने के लिए। और सबसे ज़्यादा मसाइल कहाँ पैदा हो रहे हैं, KPK की पुलिस का निज़ाम हम पंजाब में लेकर आएंगे। वहाँ से दुरानी साहब गालबन है, उनको लेके आया गया, उनके इख्तलाफात हुए और वो एक साइड होकर बैठ गया। मैं में वो जो उनकी जिम्मेदारी दी थी उससे हट गया है वो। इस सूरत हाल के अंदर पंजाब के अंदर तो और बुरा हाल हो गया है। यानी 2-3-4 मिसालें ऐसी हैं जो कि बिल्कुल अब तो नहीं, पंजाब में इस वक्त जो है वो ट्रैफिक का निज़ाम बड़ा बेहतरीन हो गया। वो ख़ास तौर पे लाहौर में वहाँ पे ट्रैफिक का निज़ाम पहले से बेहतर हुआ है और उन्होंने एक सिस्टम उन्हें और दिया। वो पहले भी अच्छे ही थे। वो पंजाब मेरा ख्याल में पंजाब के अंदर ट्रैफिक का निज़ाम पहले भी बेहतर था, उसमें बेहतरी लाई होगी, ठीक है, वो और बेहतर हो गया। वो थोड़ा डिजिटल किया है। लोग हैं, आवाम जो है उनके कोई पेट भर रहे हैं या मुतमईन हो रहे हैं, ये तो गाड़ियों वालों के मामलात हैं। लेकिन आवाम की जो बात है जी जी, आवाम की सूरत हाल ये है कि आप महंगाई का अगर तनासुब देखें तो शायद मैं समझता हूँ कि इस 90 दिन के अंदर पाकिस्तान की तारीख में 100 दिन के अंदर कभी इतनी महंगाई नहीं होगी किसी गवर्नमेंट आने की। अभी कल वो तकरीर करते हुए इमरान खान ने एक बात की थी कि जब हुकूमत आती है वो पावरफुल होती है और वो अपने एजेंडे पे वो सख्त फैसले कर लेती है जी, वो सख्त फैसले कर लेती है जो नहीं कर सकती बाद में। तो इसका मतलब ये कि इन्होंने सख्त फैसले किए हैं, इन्होंने सारी महंगाई, यानी आप ये कह रहे हैं कि जी आप निचली सतह पे लाने के लिए उन्होंने जो है कि इसका फैसले जो किए हैं, गैर मुल्की ताल्लुकात बढ़े हैं, गैर मुल्की सरमायाकारी की बात की जा रही है। तो आप मुझे बताएं 2-3 मुल्कों से आपने खैरात लिए ना, भीख ली और क्या लिया है? कौन सी सरमायाकारी यहाँ पर आ गई है? कोई मुल्क आने को तैयार नहीं है, सिर्फ मज़ाकरात चल रहे हैं। और वो भी कहाँ पे जाके काम हो रहा है? सी पैक, यानी जिस मुल्क को भी लेके आ रहे हैं सी पैक। इस मुल्क के अंदर सरमायाकारी लाने के लिए आप किसी एक मुल्क का नाम बता दें कि उसने सरमायाकारी के लिए यहाँ पे ओके कर दिया हो इस 30 बिल्कुल सही, ठीक है जी। इस हवाले से नदीम साहब आपकी राय मुझे बड़ी ज़रूरी चाहिए, मगर एक कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम सलाम सर, मैं मियां साजिद शाह का काखिल बोल रहा हूँ होशियारा से। जनाब क्या कहेंगे? सर मैं सिर्फ इतना ही कहता हूँ यहाँ पर, ये जो अभी अपोजिशन यही कहता है ना कि 100 दिन में इन लोगों ने क्या किया है, मैं सिर्फ इतना पूछता रहता हूँ कि मिसाल के तौर पर 100 दिन में तो कोई अपना घर भी नहीं बना सकता, ठीक है। कुछ लोगों ने तो जो किया मिसाल पर, जिस तरह 50 लाख घरों की जो इन लोगों ने जो किया है, इफ्तिताह किया है, जिस तरह फुटपाथ पर जो हमारे जो गरीब आवाम सोते रहते हैं उन लोगों के लिए शटर होम के लिए जो इफ्तिताह किया, या से पिछले इतनी सालों से जो इतने लोगों ने गवर्नमेंट लगाई हुई है, 3-3 साल 4-4 एक मिनट साजिद साहब एक मिनट, ठीक है, आप सही कह रहे हैं। 100 दिन में तो कुछ भी नहीं होता, ये तो हमें पता ही है, एक आम आदमी को भी पता है। तो क्या सरकार को नहीं पता था 100 दिन में कुछ नहीं होता? उन्होंने 100 दिन की मुद्दत क्यों ली है आपसे? वो तो ठीक है, नहीं वही उसी पे बात हो रही है। मुझे बिल्कुल कोई हुकूमत में आप जो काम हो रहा है बिल्कुल ठीक हो रहा है, सिर्फ चीनी थी, हाँ जो काम हो रहा है ठीक हो रहा है, वो हमें उस पर कोई वो एतराज नहीं है। मगर ये अभी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पर जो करते हैं ये लोग करते हैं कि इमरान खान के बुगल बच्चा है, वो है ये। मैं सिर्फ इन लोगों को सिर्फ यही मशवरा देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक गरीब आदमी हूँ। आप लोग अपना एक रिकॉर्ड वहाँ दे देना कि आप लोगों की सच्चाई साबित हो जाए, हम भी सिर्फ इतना ही जान ले कि हाँ आप लोग सच्चे कितने हैं, झूठे कितने। अभी तक तो इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट के आने में तो कोई ऐसा कोई शुआयत भी नहीं दी कि ये लोग मिसाल पर हक साबित हो, ये लोग ये माने कि भाई ये इसके साथ बेइंसाफी हुई है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये थी जी आवाम की आवाज़, जो साजिद साहब जो कह रहे थे। अभी एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो बात करते हैं नदीम मौलवी साहब से, जो कि खालिद खान साहब ने कहा कर्ज़ों के हवाले से जो मामला डिस्कस किए, गैर मुल्की मामला के बारे में, 100 दिन के बारे में जो बात हो रही थी, नदीम साहब की राय लेंगे इस बारे में। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए।
जी नदीम साहब, वक्फे से पहले बात हो रही थी, खालिद साहब जो है वो फरमा रहे थे कि कर्ज़े इन्होंने नहीं लेने थे और कर्ज़े दोबारा से लिए गए, और भी साथ साथ याद करवाते रहे। जी मैं बता देता हूँ इनके पॉइंट्स जो थे। इन्होंने कहा इंटरनेशनल रिलेशनशिप का इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं था 100 डेज़ का। तो देखिए हर चीज़ का एक कड़ी होती है, चेन बनता है। जब उन्होंने कहा ना हमारे यहाँ यही तो मुसीबत है कि हम एक अल्फाज को पकड़ते हैं, अल्फाज के पीछे जो कंटेंट है उसको नहीं समझ रहे होते हैं। अब ये इंटरनेशनल रिलेशनशिप, जैसे आप कहते हैं जी इंटरनेशनल, अब एक बॉर्डर खोल दिया सिखों के लिए, जी हाँ, ठीक है, क्या इसका फ़ायदा है जी? मैं आज आपको बता दूं, आपके पास अराउंड 20 मिलियन सिख इंडिया में बैठे हुए हैं, जिनके लिए ये इतनी बड़ी जगह है जैसे कि इनका मुकद्दस जगह, ठीक है, इनके लिए जैसे कि एक फ़र्ज हो जाता है। ये 20 मिलियन लोग जब आएंगे पाकिस्तान में, पैसे खर्च होंगे, आके डॉलर ही डालेंगे ना, रुपए जो भी खर्च करेंगे, तो यहाँ पे जब खर्च करेंगे तो आपकी एक इंडस्ट्री बनेगी। ये जो लोग आएंगे शॉपिंग कहाँ से करेंगे? हमारे दुकानदारों से ही खरीदेंगे। ये सोच की बात होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अब भारत के साथ ताल्लुकात भी बेहतर होंगे इससे, मतलब वो लड़ाई झगड़े के मामला खत्म होंगे। हाँ वो सही, वो ये देखिए, मगर अब इन्होंने बात की ब्यूरोक्रेसी में ये शामिल नहीं है। देखिए इंटरनेशनल, देखिए आपके 100 दिन का प्लान ये था कि हम पाकिस्तान को डेवलप करेंगे। सबसे पहली चीज अवाम को रिलीफ देंगे, अवाम को रिलीफ ये नहीं था कि पाकिस्तान को हम 100 दिन के अंदर डेवलप कर देंगे। जब ये था कि हम लूटी हुई रकम वापस लेके आएंगे। ये टूरिज्म आएगा, हम पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं। टूरिज्म आएगा तो वो जो बाहर से जो लोग आएंगे वो कौन, अवाम उनको चीजें बेचेंगी ना, तो अवाम के लिए रोजगार बढ़ेगा। आज कुछ अरसे पहले ज़ैनब मार्केट बंद पड़ी हुई थी, खाली था, कोई फॉरेनर ही नहीं आता था। फॉरेनर्स आएंगे, दुकानें चलेंगी, डॉलर आएंगे, खर्चे होंगे। ये तो पहला पॉइंट है कि आप लोगों को बुला रहे हैं टूरिज्म। ये सिर्फ इधर ही से नहीं, आपका चाइना से आपका जो ताल्लुक चल रहा, बस सर्विस शुरू हो गई है। यहाँ से चाइना पे जाएंगे लोग, चाइना से भी आएंगे यहाँ पे। ये इंटरनेशनल एक चेन होता है, इकोनॉमी की चेन बन रही है। आइंदा 10 साल बाद इंशाल्लाह हो जाएगा सारा कुछ जो आप कह रहे हैं। हमें यहाँ पे अब इन 100 दिनों में चलते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा ब्यूरोक्रेसी की। ब्यूरोक्रेसी के अंदर इन्होंने बड़ी एक बात की कि आप अच्छा काम करें, हम आपके साथ देंगे। यानी आप ये ना डरें कि अगर हमने ये कर दिया तो हम फंस जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी में ये होता था कि या तो आपने जो चीज़ कर लिया वो कर लिया, अब उसको कोई सरताज है, भाई बाप है, उसको कोई बदलने वाला नहीं था। आज ये कहते हैं नहीं, आज एक सदा आती है कि आपकी आवाज़ सुनी जाएगी ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है, जिसे आप अब लेके आते हैं यू टर्न के ऊपर। यू टर्न क्या है कि जी ब्यूरोक्रेसी में ये कही हुई बात से फिर जाना। ये इस पे बात करते हैं, एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है यूसुफ अंकल? आपको बहुत बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत है। आपके तमाम अरकान, मेंबरान, जितने भी स्टूडियो के लोग हैं, सबको सलाम। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच। करूंगा क्योंकि आपके पास वक्त कम होता है। जी हाँ। आपके मौजूद मेहमानों के पास भी वक्त कम होता है। जी हाँ। और शायद गालिबन जो पहले नदीम साहब नाम है ना, जी हाँ, जी हाँ। कोर्ट में है, तो नदीम साहब से बहुत ही अदब एहतराम से गुजारिश करूंगा कि खुदा के वास्ते सिर्फ किताबी इल्म ना सिखाए। और जो हजरत टोपी पहने हुए हैं उनकी बात मुझे बहुत सच्चाई पे और बहुत आदमी को, आम आदमी को समझ में आने वाली लग रही है। आप बुरा मत मानिएगा नदीम साहब, आप जब भी बात करते हैं किताबी इल्म की बात करते हैं, किताबी इल्म से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल देखा जाता है। कायदे आजम के 3 कॉल थे, यकीन मोहकम, तंजीम और जो भी 3 कॉल थे, उसमें बताएं किस पे ये अमल कर रहे हैं और इन्होंने किन लोगों को अपने साथ शरीक किया। क्या उम्मीद की जा सकती है? क्या आप बबूल बोएंगे और उसमें से अंगूर का आप उम्मीद रखेंगे कि अंगूर निकलेंगे? और आवाम की कोई राय की अहमियत अब पहले से ही जितनी भी नहीं रही, ना आवाम को कोई हालात से मुतल्ला किया जाता है, ना आवाम को हालात बताए जाते और बकौल फहीम साहब के यू टर्न लिए जाते। प्लीज इस पे गुफ्तगू करें, किताबी इल्म पे गुफ्तगू ना करें। बहुत शुक्रिया अंकल, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जरा अंकल हमारे रेगुलर कॉलर हैं यूसुफ अंकल। बुजुर्गों का मैं बड़ा एहतराम करता हूँ। और देखिए ये जो है ना, जो ये बात कह रहे हैं मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, जो बात कर रहे हैं,
ये वो लोग हैं जो किसी की चीज़ की गहराई में नहीं जाते, क्योंकि ये वो चीज़ देख रहे हैं। तस्वीर के दो रुख होते हैं। जी हाँ। एक जो आपको नज़र आ रहा है, जैसे एक सिंपल सी बात बताऊं, इससे पहले कंबल दिए जाते थे, एक तस्वीर लेता था प्राइम मिनिस्टर और उसको छाप दिया जाता था। गरीब को, बेचारी रोती हुई इंसान को उसके ऊपर चादर रख दिया। पॉलिसी नहीं बनाते थे कि भाई पूरे गवर्नमेंट को कहा जाता है कि इस सूबे में और मुख्तलिफ सूबों में ये पॉलिसी बनाओ कि शेल्टर होम्स बनाओ, ये होती है पॉलिसी। वरना तो आसान है। नहीं, वो अच्छा हुआ, पॉपुलैरिटी के लिए appreciate करते हैं उस चीज को। ये सारी स्टेप बाय, जैसे मैं आ रहा था, टूरिज्म एक इंडस्ट्री है जिससे आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है। अब टूरिज्म के अलावा टूरिज्म से पहले अवाम को जो इस वक्त जिसका सामना है वो है तेल, गैस, रुपए की गिरती हुई कदर और ये सारे मामला। कॉलर में एक और कॉलर इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज कम कर दीजिए। निगहत है जी, निगहत साहिबा, और कराची से बात कर रही हूँ और दो तीन छोटी छोटी बातें मैं करना चाहूंगी जो इस वक्त सबसे बड़ा टॉपिक है कि महंगाई और दूसरा आपका आजकल जो तोड़ फोड़ कराची में हो रही है। जी हाँ। अच्छा, दो पहले एक बात ऐसे रही, एक होता है हेड ऑफ द फैमिली, एक होता है हेड ऑफ द स्टेट। अगर मेरे वालिद या घर का बड़ा आदमी घर से सारा माल, सादो सामान, सारा पैसा लेकर फैमिली को ये कह के चला जाए कि भाई कमाई बाहर ज्यादा है और घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, तो जब वो सब कुछ घर से लेके चले गए तो मेरे पास तो कम चीज रह गई ना। लाइक वो 100 रुपए ले गए और मेरे पास 50 रुपए छोड़ गए, तो वो महंगाई तो मुझे लगेगी। तो जब हमारे हेड ऑफ द स्टेट सारा माल पाकिस्तान से उठाकर दुबई या लंदन ले गए तो मेरे पाकिस्तान में महंगाई तो होगी। ठीक है। अच्छा, एक हदीस में कोट करना चाहूंगी। अच्छा, माफी चाहता हूँ, यहाँ पे और पढ़ी होगी और मैंने भी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बताइए। एक हदीस रसूल ये है कि रास्ते से पत्थर का हटा देना वो भी एक नेकी और सदका जारिया है। ठीक है। कराची में जो तोड़ फोड़ हो रही है, आप नहीं समझते कि इन्होंने पत्थर तो हटाना कुजा, इन्होंने चट्टाने खड़ी कर दी हैं, नाजायज कब्जे किए हुए हैं फुटपाथ पे, लोगों का जायज हक उनसे छीन लिया है, चलना फिरना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल सही, हम अप्रिशिएट करते हैं। देखें जो काम हुआ है वो तो उसको तो सभी हम उसके हक में बात करेंगे कि बिल्कुल ठीक हुआ है। ये वो काम था जिसको कई दहाइयों से कोई 1 इंच नहीं हिला सका। इस कब्जा माफिया को इनको गवर्नमेंट ने उठा के परे मारा है और हम उम्मीद भी करते हैं कि दोबारा ये लोग नहीं आएंगे। और जिन लोगों ने इजाज़तें दी हुई थी, ये सारे वो कॉरपोरेशन वाले और जिन लोगों की इजाज़त से जिनको भत्ते जा रहे थे वो सरकारी मुलाजमों को, उन लोगों के भी गिरेबान पकड़े जाएंगे और आइंदा कभी ऐसे मामला नहीं होंगे, हमें पूरी उम्मीद है। आपने हेड ऑफ फैमिली की बात की कि जब वो हेड ऑफ फैमिली आपको ये कहता है कि जनाब आपके पास यानी वो कोई पैसा नहीं है, सारा कुछ निचोड़ के यहाँ से ले गए, अब हेड ऑफ फैमिली आपके पास कोई और आ गया है और वो आके जिम्मेदारी से ये बात करते हैं कि हम 100 दिनों के अंदर ये कर देंगे, और फिर वो जिम्मेदारी से ये बात करते हैं कि हम कर्जे नहीं लेंगे, किसी के पास भीख मांगने नहीं जाएंगे। वो हेड ऑफ फैमिली जो है वो आपसे ये बात करते हैं कि हम हर चीज़ की कीमत में कमी लेके आएंगे, हमारे पास हर चीज़ का फार्मूला है जो उन्होंने गिनवाई है एक एक चीज़, और उसके बाद उतने ही दिन गुजरने के बाद मामलात वैसे नहीं होते जैसे आपने एक्सपेक्ट किए होते हैं, तो फिर डेफिनेटली उसके बारे में बात तो होनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि हमारे मतलब कहने का मकसद ये नहीं है कि 100 दिन के अंदर हम अगर बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जो लोग मुल्क से बाहर दौलत लेके गए उन्होंने सही काम किया है। मतलब सबसे बड़ा जुर्म तो उन्होंने किया है, उन्हीं की वजह से आज हम बैठे हुए हैं। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर फर्ज करें कि कराची के अंदर जिस तरह की हमारी बहन ने कहा, तो ये कौन कर रहा है भाई? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ रहा है, उसके बाद कार्रवाई जो है आपके जो KMC कर रही है, इसमें कहाँ चला गया 100 दिन का मामला? आप ये बताएं कि जो कुछ कराची के अंदर हो रहा है तो 100 दिन का ताल्लुक कहाँ से हो गया? 100 दिन के जो मंसूबे में वो खास चीज़ें क्या थी, एक दफ़ा फिर से बताइएगा। मैं 100 दिन के उसमें एक तो सबसे पहले था कि एहतसाब जो है वो हमारा सबसे वो होगा, और ये हमारा जो है कि इसका समझेंगे एहतसाब का सबसे पहला नारा इनका था कि हम एहतसाब करेंगे। ठीक है। फिर गैर मुल्की रकम जो है हम उसको वापस लेकर आएंगे। ये आपके 100 दिन गैर मुल्की, ठीक है ना, गैर मुल्की रकम में अभी तक कुछ भी नहीं आया। ठीक है। इख्तियारात की जो तकसीम है
वो हम निचली सतह तक लेके आएंगे। ये 100 दिन के अंदर लेके आएंगे। ये 100 दिन के अंदर, यानी जो बलदियाती निज़ाम है और जो ये पूरा एक सिस्टम है उसको हम 100 दिन के अंदर लेके आएंगे। फिर तर्ज हुकूमत के अंदर ख़ास तौर से सूबों के अंदर जो KPK में हमने पुलिस के अंदर तब्दीलियाँ की हैं, वो तब्दीली जहाँ हमारी हुकूमत है सूबाई, वहाँ पे हम करेंगे। यानी पंजाब के अंदर हैं, हम वहाँ पे करेंगे। ठीक है। वहाँ पे क्या हुआ, सूरत-हाल सामने है कि जिसको लेके आए थे वही इख्तलाफ करके वापस चला गया। चलें, वो तो उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर जो सबसे बड़ा इशू था कि हम सियासी मफाहमत पैदा करेंगे, और बाहमी वहाँ पे उनका अपने स्पीकर ने इस्तीफा दे दिया। ये 100 दिन के अंदर ही हुआ है कि वहाँ पे उनके अपने स्पीकर, उनकी अपनी अपनी लड़ाइयाँ हुई हैं। फिर जनूबी पंजाब को सूबा बनाने का था कि हम ये 100 दिन के अंदर हम इसका ऐलान करेंगे। सूबा पंजाब पहली तरजीह हम पहला काम करेंगे 100 दिन के अंदर, यानी ये कि उसका वो था। उसके बाद ये था कि गैर मुल्की दौरे 3 माह के 100 दिन के अंदर हम गैर मुल्की दौरे कोई भी नहीं करेंगे। 6 दौरे किए गए। 6 दौरों में कुछ दौरे ऐसे हैं जो पाकिस्तान पे कर्ज लेने के लिए किए गए, यानी उसके कर्जों के लिए किए गए। इसी तरीके से खुसूसी तैयारा इस्तेमाल ना करने का मामला था, वो खुसूसी तैयारे भी इस्तेमाल हो रहे हैं। वो तमाम यानी वो चीज़ें हैं बड़ी जिससे कि अवाम का ताल्लुक है, उन पॉइंट का जिक्र किया। इसके अलावा तो बेशुमार 100 दिन के नारे हैं जो कि इस मुल्क के अंदर नाफिज करने के लिए, अवाम को सहूलत देने के लिए किया गया। महंगाई कहाँ चली गई, सही है, क्या पंजाब का सूबा बन गया, क्या इनके जो वजीर हैं जिन्होंने ये कह रहे थे कि हम जो इख्तियारात निचली सतह पे लाएंगे, यानी बल्दियाती सतह पे लेके आएंगे। उसके बाद पुलिस को बल्दियाती सतह पे देखिए इख्तियारात है जो इतने तोड़ फोड़ हो रहा है, नहीं है ना, तोड़ कौन रहा है? KMC मतलब ये नहीं थे एनक्रोचमेंट्स जो है, वरना सियासी स्कोरिंग हो जाता था। नहीं, आप नहीं समझ रहे ये कहाँ पर हो रहा है ये, और ये कौन कर रहा है भाई? ये इमरान खान थोड़ी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया KMC उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं की। अच्छा, एहतसाब भी इमरान खान साहब ने खुद तो नहीं करना था, वो भी तो मतलब अदालत के जरिए ही यही बात है। नहीं, गैर मुल्की रकम कौन सुप्रीम कोर्ट लेके आएगी? गैर मुल्की रकम खान साहब खुद गिरबान पकड़ के तो नहीं लेके आएंगे, इदारे के जरिए क्या किया उसके लिए? यही तो बात हो रही है कि उन्होंने गैर मुल्की रकम वापस लाने के लिए जो कह रहे हैं कि जी 10 अरब अकाउंट हमने पकड़े हैं, कहाँ है वो? एक तो अकाउंट बता दो। हाँ, आप गैर, इन्होंने कहा 10 अरब रुपए के या 10,000 अकाउंट हमने पकड़े हैं जो दुबई में इधर है। भाई कोई एक अकाउंट के लिए तो कार्रवाई कर दें आप, कोई एक बंदे को तो उठा वो कर दें। ठीक है, अभी हम इंतजार करते हैं। वैसे प्रोग्राम का जो पहला इख्तिताम की तरफ आ रहा है। थैंक यू सो मच आप दोनों मेहमानों का। हम इंतज़ार करते हैं कि ये जो खान साहब की जो स्पीच होगी उसमें वो इन सारी बातों का वो जवाब देंगे जिनके जवाब आवाम जो है वो ढूंढ रही है। और उसके साथ साथ ये 100 दिन के बाद जो हमें नेक्स्ट जो मुद्दत दी जाएगी उसमें आवाम को वाकई रिलीफ मिलेगा। एक फलाही रियासत के तौर पर पाकिस्तान को देखेंगे हम। इस वक्त एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आएंगे तो एक और मौजू पर बात करेंगे, उसका भी ताल्लुक़ हमसे, आपसे, हमारे बच्चों से है। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले के हवाले से, एजुकेशन के बारे में। हमारे यहाँ कोई भी किसी भी मसले के बारे में बात करें तो उसका जो हल निकलता है वो जो जनाब किस वजह से सारे मसाइल हैं, तो वो उसका जो एंड होता है वो ये होता है जी एजुकेशन की कमी की वजह से सारा कुछ हो रहा है। हमारी ये जो नई हुकूमत आई, इन्होंने 2.5 करोड़ बच्चों का तज़किरा किया कि इन बच्चों को स्कूल में दाखिल होना है। ये वो बच्चे हैं जो जिनकी स्कूल जाने की उम्र है और वो स्कूल में नहीं जाते हैं, ठीक है। और सरकारी स्कूलों के निज़ाम को बेहतर करने के हवाले से एक उम्मीद बंदी के हम सरकारी स्कूल बेहतर होंगे और पाकिस्तान भर में तालीम का निज़ाम बेहतर होगा। अभी बात करते हैं हम सिंध के हवाले से। सिंध के बारे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को एक फ़ाइनल नोटिस जारी किया है। उन्होंने ये कहा है कि जितने भी स्कूल्स जो रहायशी इलाकों में बने हुए हैं, जो रेजिडेंशियल प्लॉट्स पे जो स्कूल्स बने हुए हैं और वहाँ पे ये स्कूल का मामला चल रहा है, वो फ़ौरन ये सर्दियों की जो छुट्टियाँ आ रही हैं इसमें वो कमर्शियल करवाएं, वरना आपके सामने क्या सूरत हाल पैदा हो सकती है। तो इस वक्त जो है वो प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन, प्राइवेट स्कूल्स और सूबाई हुकूमत के बीच के जो मामलात हैं ये पैदा हुए हैं जिनसे सिर्फ़ और सिर्फ वालिदैन परेशान होंगे,
पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों की तालीम के हवाले से जितने अखराजात उठा रहे हैं वो पहले ही परेशान हैं। हमें इस यहाँ से रिलीफ चाहिए था पेरेंट्स को, और हुकूमत की जानिब से, सूबाई हुकूमत की जानिब से ये इस बात के बाद अवाम जो है वो और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। और तकरीबन जितने भी स्कूल बने हुए हैं वो एक कहा जाता है कि 99% स्कूल रहायशी इलाकों में ही बने हुए हैं, और एक गज़ के हिसाब से इन्होंने जो फ़ी गज़ के हिसाब से जो रकम इन्होंने जिसका रकम जो फ़िक्स की है कि जनाब 8,000 रुपये फ़ी गज़ के हिसाब से जो है वो चार्ज किया जाएगा स्कूल को कमर्शियल करने के हिसाब से। मैं अभी हिसाब लगा रहा था कि अगर कोई 2 कनाल का या 1,000 गज़ का के इलाके पे अगर स्कूल है तो उसे 80 लाख रुपए हर स्कूल को देने पड़ेंगे। और बेशुमार ऐसे इलाके ऐसे स्कूल्स हैं जो उन गरीब इलाकों में हैं जो सिर्फ तालीम बच्चों को पहुंचाने की गर्ज से वहाँ पे स्कूल्स बने हुए हैं, और छोटे छोटे स्कूल्स हैं उनके ऊपर भी यही पॉलिसी लागू होती है, या तो स्कूल्स बंद हो जाएंगे या फिर हुकूमत को इस बारे में देखना पड़ेगा, थोड़ी सी नज़रसानी करनी पड़ेगी वफाकी हुकूमत को, और वज़ीर आज़म साहब को डायरेक्टली इस हवाले से नोटिस देना होगा। आज हम ये जो सूरत हाल पैदा हुई है इस बारे में बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शरफुज़्ज़मा साहब। हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की शुक्र है। गुड, माशाल्लाह। हमारे दूसरे मेहमान हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं, ये भी तालीम के हवाले से काफ़ी फ़िक्रमंद रहती हैं और कॉलम भी लिखती रहती हैं, कॉलम निगार हैं। फरहा नाज साहिबा, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक। सर आप प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और आपके चेहरे के तासुरात जो हैं वो मुझे पहले से मुख्तलिफ नज़र आ रहे हैं, तो इसकी वजह जो है वो मेरा ख्याल है ये थकन ही है। तो क्या आपका क्या कहना क्या है, ज़रा इस बारे में बताइए। असल में मसला ये है कि आपको पता है कि तालीम का जो निज़ाम इस वक्त है, अगर प्राइवेट स्कूल्स को उस निज़ाम में से निकाल दिया जाए तो तालीमी स्ट्रक्चर आपका ज़मीन बोश हो जाएगा। चूँकि वो वक्त गया जब आप प्ले स्कूल की बात करते थे, अब तो जितने टैलेंट आ रहे हैं सब प्राइवेट स्कूल से ही आ रहे हैं। और आप अगर प्राइवेट स्कूल्स को कोई फैसिलिटी नहीं देते, इनको कोई लोन नहीं देते, इनके ऊपर जितने टैक्सेस लागू हैं आप उन टैक्सेस को ख़त्म नहीं करते, और वो सब नहीं करने के बजाय आपने एक नया काम शुरू कर दिया कि आपने कहा कि चलो ये पथाड़े वाले को और ठेले वाले को और नाजायज़ कब्ज़े वाले को आप बंद करवा रहे हैं। भाई ये प्राइवेट स्कूल्स जो है ये नाजायज़ नहीं है, ये पथारा नहीं है, ये ठेला नहीं है, हमने किसी की जगह कब्ज़ा नहीं किया हुआ था। 50 साल पहले आपको 100 साल की प्लानिंग करनी चाहिए थी, टाउन प्लानिंग। आपके टाउन प्लानिंग के अंदर स्कूल एजुकेशन के लिए मखसूस किए गए प्लाट हैं कहाँ? है ही नहीं, सिरे से नहीं है। गवर्नमेंट स्कूल का मेयार अबतर हो गया, पेरेंट्स उस पर अब इत्तेमाद नहीं करते। 56,000 स्कूल हमारे सूबा सिंध में हैं गवर्नमेंट के, जिसके अंदर से 45,000 स्कूल ऐसे हैं जिसमें प्रैक्टिकल लैब नहीं है। बाकी आदाद शुमार भी मैं आपको दे सकता हूँ। अब मसला ये है कि KBSE ने ये मसला खड़ा कर दिया अचानक कि आप सर्दियों की छुट्टियों में फौरी तौर पे स्कूल को आप ले जाएं स्कूल टाइप ऑफ कैटेगरीज के जो प्लाट्स हैं उसके अंदर, और सर्दियों की छुट्टियों में लेकर जाएं, आप शिफ्ट कर दें यहाँ से, वरना आप बिल्डिंग को गिरा देंगे, हम अगर एहतजाज करेंगे आप हमें गिरफ्तार कर लेंगे, आप हमारे मालकाना हुकूक को जब्त कर लेंगे। अरे भाई ये कोई तरीक़ाकार है? तालीम का सिस्टम अभी क्या चल रहा है, मुल्क में तालीम की असद ज़रूरत है। जैसा कि आपने फरमाया कि 2.5 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं, उनको स्कूल के अंदर लेकर आना है, उसके बजाय आप सारे बच्चों को बाहर निकाल रहे हो। 99% स्कूल से मुराद क्या है आप खुद सोचें कि तालीमी बोर्ड सारे ही स्कूल हैं, सारे स्कूल रहायशी प्लाट में हैं। अब आप कह रहे कि इसको शिफ्ट कर दो, ये शिफ्ट करना तो मुमकिन है नहीं, हम तो नहीं कर सकते। और ये मैटर जो है इस वक्त जो है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जो है वो वज़ीर आला साहब के पास है, पहले सिटी गवर्नमेंट के पास हुआ करती थी। और ये जितने तालीमी इदारे हैं कोई नाजायज़ नहीं है, सब के सब रजिस्टर्ड इदारे हैं,
हुकूमत सिंध से, तो हुकूमत सिंध को चाहिए कि उसकी अपनी क्या कमज़ोरी है कि प्राइवेट स्कूल को रजिस्ट्रेशन दिया, वो खुद इसको उजागर करें, वो खुद डायरेक्ट बात करें, हमसे क्यों बात कर रहे हैं। बिल्कुल सही है, सही है। इस बारे में मजीद बात करते हैं, एक वक्फे का वक्त है, वापस आते हैं दोस्तों तो फरहान नाज साहिबा से बात करेंगे और आप दोस्तों की कॉल्स भी शामिल करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, मैं हूं फ़हीम अब्बास और इस वक्त प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से बात कर रहे हैं हम लोग। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी की जानिब से एक फ़ाइनल नोटिस जारी किया गया है कि सर्दियों की इन छुट्टियों के बीच में जितने भी स्कूल्स हैं प्राइवेट स्कूल्स, उनको कमर्शियल करवाना होगा ख़ुद को। 8,000 फ़ी गज़ के हिसाब से इन सबको जो है वो कमर्शियल होना होगा, अदरवाइज़ इन्हें जो है वो एक बड़े सख्त मामलात से गुज़रना पड़ सकता है। तो इसी बारे में बात कर रहे थे हम लोग कि एजुकेशन का निज़ाम हमारा जो है वो पहले ही बेहद मुतासर है और बहुत सारे बच्चों को हमने स्कूलों में दाखिल करवाना है और इस वक्त जो एक इकलौता रास्ता जो है, एक इकलौता बेहतर रास्ता बच्चों की एजुकेशन का प्राइवेट स्कूल्स, आप वो भी मुश्किल बनते जा रहे हैं। तो इसमें सूबाई हुकूमत को और वफाकी हुकूमत को कुछ ना कुछ करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मेहमानों में शरफुज़्ज़मा साहब मौजूद हैं जो कि चेयरमैन प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन हैं और उनके साथ साथ फरहान नाज हैं जो कि कॉलम निगार हैं। तो फरा जी, आप क्या कहती हैं इस सारे मामले को देख के, क्योंकि आप एक मतलब ख़ुद भी पेरेंट भी हैं और एजुकेशन का निज़ाम भी नज़र आता है, आपका कलम जो है वो भी लिखता रहता है, इस बारे में क्या कहेंगे? फ़हीम, एक तो मुझे ये लग रहा है कि मुझे लगता है कि शायद ये फ़ैसला थोड़ी जल्दबाजी में किया गया है, एकदम से जो है वो इधर मतलब इधर जो नाजायज़ तजावज़ात हटाई जा रही हैं उसके साथ साथ अगर एकदम से आप स्कूल्स की तरफ आ जाएंगे और सिर्फ एक शॉर्ट नोटिस है कि विंटर वेकेशंस के लिए, तो मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं है, मुमकिन नहीं है इस तरह की चीज़ें। और जब इस तरह के डिसीजन लिए जाते हैं जो हुकूमतें लेती हैं तो बहुत सोच समझ कर लेना चाहिए, बहुत तरीके के साथ वो लाहेअमल बनाकर, जैसे यहाँ पे बैठे हुए लोगों के साथ मीटिंग्स कर कर एक दोनों मिलकर एक लाहेअमल बनाएं एंड देन फिर करें। अब ये जो एकदम से ये जो फैसला आ गया है उसमें ना सिर्फ ये कि ये लोग स्कूल वाले परेशान हैं बल्कि पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वैसे ही एजुकेशन के बारे में हम रोना पीटना हमने डाला हुआ है और एकदम से एक डिज़ास्टर की शक्ल अगर हमें नज़र आती है तो आई मस्ट से कि हुकूमत को इस बारे में कुछ सोचना चाहिए और इस तरह के काम इतनी जल्दी नहीं हो सकते। अब आप खुद सोचिए ना कि हमारे यहाँ तो अपार्टमेंट्स जो छोटे छोटे वहाँ तक स्कूल खुले हुए हैं, मतलब केजीज के हो गए, कुछ ना कुछ हो गए, 2-2 3-3 कमरों में भी लोगों ने सेटअप रखा हुआ है अपने स्कूल का कि कुछ ना कुछ वो पढ़ाने का सिलसिला जारी रखे हुए, मॉन्टेसरी टाइप के इस तरह के। तो देखिए वो लोग अपना जो एजुकेशन में हैं, जो अपना काम करना चाहते हैं वो तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन अगर इतना प्रेशर उनके ऊपर आ जाएगा, इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी तो जो हमारा जो रहा सहा जो सोच है, जो हम कुछ करना चाहते हैं वो भी हम पीछे चले जाएंगे। तो आई मस्ट से कि इस पर हुकूमत को संजीदगी के साथ सोचना चाहिए और हल निकालें। इसका मतलब ये तरीका नहीं कि अनाउंस कर दिया कि भाई आप 15 दिन के विंटर वेकेशन से आप जाएं, अपना बंदोबस्त कर लें। मतलब एक मजाक लग रहा है। आप देखिए ना कि स्कूल का सेटअप उठाकर लगाना, ये करना कितनी मुश्किल काम है, फिर आप पेरेंट्स को बताना, फिर बच्चों को एडजस्टमेंट, सारी चीज़ें। कब कोई ये थोड़ी कि स्कूल ले गए और हम चले गए। तो आई मस्ट से कि सीरियस होना चाहिए हुकूमत को। पेरेंट्स को आगे थोड़ी परेशानी है, आप देखें कि एक तो बच्चों की फीसें इतनी ज़्यादा हैं, ठीक है, और रेज हो रही है दिन ब दिन, स्कूल का म्यार नहीं है, गवर्नमेंट स्कूल का म्यार नहीं है और प्राइवेट स्कूल जहाँ पढ़ाते हैं अपना पेट काट के अपनी ख्वाहिशें आप ख़त्म करके बच्चों की फीसें भरने के बाद जब आप छोड़ने जाते हैं तो ये एक सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा होता है, बच्चों की जान भी जो है वो भी सिक्योर आपको नहीं लग रही होती। तो एक बड़े हौसले जिगर के साथ जो है ना बच्चों को स्कूल में छोड़ के आते हैं, सही बात है। और उसके बाद आगे इस तरह के मामलात, खैर बात करते हैं इस पे। एक कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, रियाज खान, मॉडल कॉलोनी कराची से। रियाज साहब कैसे हैं आप, ठीक हैं?
अल्लाह का शुक्र, अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे। मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, आज बड़ा अहम मसला लेके आए हैं आप। जनाब पूरे मुल्क, पूरे कराची का मसला है ये, और ये बच्चों का मसला है, और बच्चों के मसले में हमें जरा सा थोड़ा टाइम दीजिएगा। फर्स्टली ये है कि जी ये प्राइवेट स्कूलों को इन्होंने कहा है कि जी आप इतने रुपए गज के हिसाब से कर दें, तो ये लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों रुपए तो ये इनसे ले लेंगे। ठीक है, ये कहाँ से लेके आएंगे? इनको टाइम पीरियड कोई और का अगर ज्यादा करना है तो एक इतनी रेंज में रख लें कि ये कर सके। अब इनको पता है कि ये नहीं कर सके। जिसका 1000 गज पे स्कूल होगा वो तो तबाह हो गया, वो कहाँ से लेके आएगा? सेकेंडली ये मैं लेके आता हूँ, ये तो हो गया, चले जी इस तरफ तो हुकूमत को सोचना चाहिए कि जी इन पे तो इतना बर्डन डालें जो ये बर्दाश्त कर सके। किसी तरीके से कोई मंथली वो डाल दें कि यार ये आपने यूं करना है, या आप डेम में ये फंड डाल दें तो एक समझ आती है। लेकिन ये नाजायज है और ये जुल्म है, ये आने वाले बच्चों के साथ। सेकेंडली ये जो हमारे यहाँ पे हमें प्राइवेट स्कूलों की जरूरत क्यों पड़ी? हमें प्राइवेट स्कूलों की जरूरत इसलिए पड़ी कि जब हमारे सरकारी स्कूलों की बिल्कुल तबाह हो गए। मेरे घर के साथ ही तकरीबन 2 गलियां छोड़ के बहुत बड़ा स्कूल है, कम से कम नहीं हो तो मैं समझता हूँ 7-8 हजार गज पे होगा वो। 7-8 हजार गज कोई छोड़, एक क्रिकेट का बहुत बड़ा ग्राउंड है उसके अंदर। और लेकिन उसकी ये जबाली है कि एक बिल्डिंग कोई 8-10 साल से बन रही है और वो बन नहीं रही, वो बस बनने की मुझे लगता है कि मेरे बच्चे भी नहीं पढ़ सकेंगे शायद। उसके अंदर जो है वो नशेई लोग बैठे हुए वहां पे, उन्होंने अपनी जगहें बना ली हैं और दरवाजों की ये हालत है कि दरवाजे नहीं है और टूटे हुए हैं, कोई चार दीवारी नहीं है। तो हुकूमत वक्त से मेरी ये अपील है कि आपके तवज्जुह से कि भाई प्राइवेट स्कूल को तो हम देखेंगे नहीं, खुदा की कसम। ये बात सुने, एक मिनट रियाज साहब बात सुने, ये सरकारी स्कूल है जिसके आप जिक्र कर रहे हैं? जी जी, जरा इसका नाम भी बता ही दें हमें, मतलब बाकी लोगों को भी पता चल ही जाए, सरकार तक भी नाम पहुंचे। गवर्नमेंट फरियाल स्कूल है, गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल फरियाल मॉडल एकेडमी, मॉडल कॉलोनी, जिला कोरंगी में। ये मलिर कैंट के साथ ही जैदी चेक पोस्ट 2 के से तकरीबन कोई 500 मीटर पे होगा, इतना दूर भी नहीं है और बिल्कुल वस्त में है, कोई पसमंदा इलाका भी नहीं है। मॉडल कॉलोनी एयरपोर्ट से 5 मिनट के फासले पे है, बहुत बड़ा रिहायशी इलाका है। यहाँ पे एक 100 गज का प्लाट 80 लाख रुपए में मिलता है, इतनी बड़ी, और यहाँ कौन सा आदमी है जो नहीं रहता? तो मेरी हुकूमत से ये अपील है कि भाई प्राइवेट को हम कभी भी नहीं अपने बच्चे जाने देंगे। आप हमें सरकारी में वो सहूलियात दे दें, हमें वो फैसिलिटियां दे दें जो ये लोग देते हैं। किसी को शौक नहीं है कि 2000, 1000, 5000 रुपए फीस दें इनको। ये जो चेयरमैन साहब बैठे हैं ये तब आए हैं ग्राउंड में जब इन्होंने सब तबाही देखी है। इन्हें भी शौक नहीं है कि इनके भी बच्चे कहीं जाते होंगे पढ़ने के लिए। मैडम बैठी है, आप भी बैठे हैं, जाते होंगे। लेकिन मेरी आपके तवज्जुह से आज मौका मिल गया तो इस स्कूल को जो है ये बराए करम अच्छा बना दें और उसका प्लास्टर का, खिड़कियां नहीं, दरवाजे नहीं, पानी की बुरी हालत है। मतलब एक मिनट सर, एक मिनट, यहाँ तक के बच्चों के लिए वॉशरूम नहीं है। खुदा की कसम बच्चे बाहर ग्राउंड में वॉशरूम कर रहे होते हैं साइडों पे। अगर आपको मैं कहें तो मैं वीडियो बना के भेज दूंगा, मुझे आप मैं नहीं हमें यकीन है आपकी बात का, वीडियो भेज दे दूंगा। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। देखें यही तो एक सूरत हाल है। हम एक आम आदमी को जब भी किसी तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है, वो बेशक तालीम के हवाले से हो या फिर सेहत के हवाले से हो, उसकी पहली जो तरजीह होती है वो ये होती है कि सरकारी अस्पताल, सरकारी स्कूल हम यहाँ का रुख करें। मगर जैसे ही वो देखते हैं तो फिर उसके बाद प्राइवेट की जानिब आते हैं। कितनी बदकिस्मती है हमारे पास। हमारे अगर हम पिछले अपने लीडर्स की तरफ जाएं, तारीख की तरफ जाते हैं, तो जितने भी हमारे जो स्कूल थे गवर्नमेंट के, यहाँ से लीडर्स निकले हैं, यहाँ से डिसिप्लिन लिखना यहाँ निकला है, यहाँ से बच्चों की तालीम और तरबियत हुई है सारी। लेकिन उन स्कूलों को इन्होंने बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि वो किसी लायक ही नहीं है। गोस्ट स्कूल कहलाते हैं वो, ना वहाँ टीचर्स हैं, ना वहाँ पानी है, ना वो वॉशरूम है वहाँ पर। बच्चे क्या करने के लिए जाएं? अच्छा जाहिल तो नहीं रहेंगे बच्चे फिर? सही। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि हमारे सिर्फ सूबा सिंध के अंदर जो स्कूलों की सूरत हाल है, 56,000 स्कूल है सूबा सिंध में। मैं सिंध की मतलब बुराई नहीं कर रहा हूँ, बाकी सूबे 56,000 स्कूल्स हैं जिनमें से
45,000 स्कूल में प्रैक्टिकल लैब नहीं है। ये 56,000 सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं जी, उनमें 45,000 में प्रैक्टिकल लैब नहीं है। जो बंद स्कूल पड़े हुए हैं इस वक्त भी वो 6,000 हैं। इंतहाई मखदूश किस्म की इमारत, जैसा कि अभी इन्होंने फ़ोन पे बताया, ये 586 है, और जिसमें पीने का पानी नायाब है वो 23,000 है, जिसमें वॉशरूम टॉयलेट नहीं है वो 21,000 है, जिसमें लाइट नहीं है वो 28,000 है। आप बताएं, जब ये मेयार होगा, आप अपने मेयार को बेहतर कर लें जी, प्राइवेट स्कूल खुद ब खुद खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल सही। लेकिन आप डंडे लेकर के अगर आप चाहते हो तो भाई हम दरसो तदरीस दे रहे हैं, हम दरसो तदरीस दे रहे हैं, पेरेंट्स हम पे इत्तेमाद कर रहे हैं। अब आप सोचें, आप तो कह रहे हो कि 10 दिन में खाली कर दें, वरना गिरफ्तार कर लेंगे, जेल में डाल देंगे। लीजिए, अब असातिज़ा को फिर जेल में डाला जाएगा, फिर गिरफ्तार किया जाएगा। तो सूबाई हुकूमत को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं, वापस आते हैं तो मैं आपसे ये जानूंगा कि आपकी उनसे कोई मीटिंग्स वगैरह हुई हैं और उनके क्या मौक़िफ़ हैं और इसका हल आप क्या समझते हैं, ताकि किसी न किसी तरफ जो है ना वो हल की जानिब इस मसले को लेकर जाया जाए। दोस्तों कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। अभी आपसे दोबारा मुलाकात होती है। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं आज प्राइवेट स्कूल्स के हवाले से और तालीम के निज़ाम की बेहतरी के हवाले से क्या हो सकता है, इस वक्त जो मामलात जो हैं इनको कैसे हल किया जा सकता है, इस बारे में बात हो रही है। शरफुज़्ज़मा साहब हमारे साथ हैं, फ़रहान नाज़ साहब हमारे साथ हैं। शरफुज़्ज़मा साहब, ये बताइए कि ये जो इस वक्त सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसका सॉल्यूशन क्या है? आप लोग जो प्राइवेट स्कूल्स वाले जो हैं इनका क्या मौक़िफ़ है, और जो सूबाई हुकूमत की जानिब से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से क्या कोई नरमी या कोई रियायत आ रही है? कल तो हमने अपील कर दी है फौरी एक्शन लेने के लिए वज़ीर आला सिंध से, मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन से, डीजी प्राइवेट स्कूल से, गवर्नर साहब से, कि आप फौरी इंटरफेयर करें ताकि इस मामले को आप रोकें। दूसरी चीज़, ये जो 8,000 रुपये कह रहे हैं, नेमतुल्ला खान साहब के ज़माने में यह कहानी शुरू हुई थी और हमने बाकायदा उनसे मतवातर मीटिंग की और उसके बाद हमने रेट कम कराते 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 हम इसको बहुत नीचे लेकर आ गए। 8,000 तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन शायद अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी को पता नहीं है कि नेमतुल्ला साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। हमने नोटिफिकेशन जारी करा लिया, हमारे पास नोटिफिकेशन मौजूद है। उन्होंने एक टोकन अमाउंट रखा था, 6,000 रुपये लीजिए और अपने स्कूल को कमर्शलाइज कराने के लिए एंट्री ले लीजिए। ठीक है। हज़ारों की तादाद में स्कूल वालों ने 6,000 रुपये जमा करा दिए उस रेट के मुताबिक जो हमने बैठ के तय किया था। ठीक है, पैसे जमा हो गए। फिर हमें ये कहा गया कि टाउन की सतह पे आपको बुला करके आपके स्कूल को कमर्शलाइज किए जाएंगे। आज तक 2004 से लेके अभी ये 2018 आ गए, उन्होंने आज तक उस पैसे के बारे में बातचीत नहीं की। आपने लाखों रुपए हमारे लेके अपने पास रख लिया। हमारे पास पर्चियाँ मौजूद है, हमारे पास वो नोटिफिकेशन मौजूद है जो नेमतुल्ला साहब ने हमें जारी करके दिया, 600 रुपये से लेकर के। तो इसमें कसूर नेमतुल्ला साहब का? नेमतुल्ला साहब ने तो बहुत अच्छा काम किया। उन्होंने तो मतलब उन्होंने तो मामला को बिल्कुल सॉल्व कर दिया था कि आइंदा ये मैटर उठना नहीं चाहिए। वो तो वसी तर मुफाद में तालीम को उन्होंने फैसला दे दिया था। सही है। लेकिन उसके बाद आने वालों ने इस पर तवज्जो नहीं दी और आज तक वो पैसे इन्होंने कहाँ इस्तेमाल किए हैं, हमें तो उसका हिसाब चाहिए भाई। हमने जमा कराया था तो 8,000 रुपये तो बहुत दूर की बात है। हम तो नया हिसाब खोल देंगे, नया हिसाब खोल देंगे पिछले के चक्कर जी में। हम तो ये पैसा दे नहीं सकते हैं। अब सूरत हाल ये है कि अगर इन्होंने ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो कहते हैं ना कि उड़ने के लिए पड़का होना ज़रूरी है। अपना इंतज़ाम आप कर लें, अपना इंतज़ाम आप कर लें। मैं ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोलिंग अथॉरिटी से कह रहा हूँ कि अपना इंतज़ाम आप कर लें। हम तो दर्स व तदरीस देने वाले हैं। हम बच्चों को ये दर्स देते हैं कि इदारे के साथ टकराना नहीं चाहिए, आपको जज्बात में आना नहीं चाहिए, आपके सड़कों पे आना नहीं चाहिए,
हम तो उनको दर्ज देते हैं। नहीं ठीक है, सिंध बिल्डिंग तो हमने ये तय कर लिया फहीम भाई, हमने ये तय कर लिया कि सूबाई हुकूमत को फौरी तौर पे ये मामले को रोकना है। हमने तो एक पैसा भी नहीं देना है, ये तो मेरा ऐलान है कि एक पैसा भी नहीं दूंगा पूरी कराची से। दूसरी बात ये है कि सूबाई हुकूमत इसको रोके, और अगर नहीं रोका तो हम एहतजाज पे नहीं जाएंगे, हमने स्कूल बंद कर देना है। अब जाने वालिदैन, जाने बच्चे, जाने सिंध गवर्नमेंट, जाने ये KBCA वाले या बिल्कुल सही है जी। एक वक्फे का वक्त है, वक्फे से वापस आते हैं तो मजीद बात करते हैं इस हवाले से। कहीं मत जाइए, अब तक ये न्यूज़ कैफे देखते रहिए।